तो ये चतुर्भुज मंदिर ही बनाए, आप आइए प्लीज़। ये चतुर्भुज मंदिर ही बना रहे थे वो राम जी के लिए। तो ऐसा बना रहे थे, देखिए यहाँ से सीधा गर्भगृह दिख रहा है आपको अंदर ऑरेंज कलर का। लास्ट में देखिए, बिल्कुल लास्ट में एक ऑरेंज कलर का गर्भगृह है। Day 4 तो वाह, कालू भी आ रहा है। हेलो कालू। तो आज हम लोग ओरछा एक्सप्लोर करने निकल रहे हैं। अभी एमपीटी बेतवा रिट्रीट करके जो स्टे ऑप्शन है वहीं से निकल रहे हैं। सामने इनका ये रेस्टोरेंट, अभी तो भीड़ है। हम लोग तो अर्ली 8:15 जैसे स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली हम तो काफ़ी पहले पहुंच गए थे और वेट किए वहाँ पे जाके, और इतनी देर में मैं सामने रिवर पे भी गया था। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए हमने सुबह ही कर लिया था। अभी तो काफ़ी भीड़ है। कल शाम को यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई थी कि ये लोगों को जो बाहर से आ रहे थे उनको लौटा रहे थे कि यहाँ पे जगह नहीं है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी बगल में सेनोटॉप्स हैं, वहाँ चलेंगे, छतरियाँ देखेंगे। उसके बाद आगे फोर्ट की ओर चलेंगे, फिर वहीं पे राम राजा मंदिर है वो भी देखेंगे। राफ्टिंग की व्हीकल भी है यहीं पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फोर्ट की ओर, क्योंकि ओरछा में है कि आप फोर्ट से 50 रुपये की टिकट ले लो तो सेम टिकट हर जगह काम करता है, और दूसरे आपको कहीं इंडिविजुअली जाते हैं तो हर जगह 50 जाना हो तो उधर से जाते हैं। 2 बजे आरती का समय होता है। आरती करना हो तो अभी यहाँ जा सकते हैं, किला जाना हो तो किला पे मतलब किले पे चलते हैं। आरती अंदर से लौट के आके बकुल डिस्ट्रिक्ट में भी कर सकते हैं। उधर से आके बकुल डिस्ट्रिक्ट में जाना। ये रामलला के लिए स्पेशल मंदिर बनवाया गया था, लेफ्ट साइड में पीछे वाला। वहाँ पे मूर्ति नहीं बनी लगी। और ये जो दिख रहा है रानी महल, ये रानी को यहाँ से नैन दर्शन करना था सीधे चतुरो टेम्पल में। क्योंकि ओरछा की कहानी मैं आपको बताता हूँ छोटी सी जरूर है। ओरछा के जो राजा थे वो कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे, रानी थी वो करती थी राम की भक्ति। दोनों की भक्ति अलग अलग थी। लेकिन राजा बोले चलो हम आपको वृंदावन की यात्रा कराते हैं। रानी बोली नहीं, आप हमारे साथ अयोध्या चलिएगा, हम अयोध्या से आपको यात्रा कराएंगे। रानी अयोध्या को खींचे, राजा खींचे वृंदावन के लिए। जब रानी से राजा ने बोला कि चलिए आप ठीक है, अपनी जिद पे लड़ी है तो आप जाइएगा, लेकिन भगवान राम को लेकर ओरछा आइएगा, खाली हाथ ओरछा वापसी नहीं आएगी। तो ठीक है। सरस्वती नदी की जो नदी है वहाँ रानी ने जल समाधि ली, और जल समाधि लेते समय मूर्ति के रूप में भगवान प्रकट हुए। भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो रानी ने बोला कि हम अपने राजा को वचन दे के आए हैं, ओरछा जाएंगे तो आपको लेके जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, यही जल समाधि ले लेंगे। रानी वहाँ से आई ओरछा के लिए। भगवान जब बूढ़ा भगवान को, तो भगवान मिले जल समाधि में। उन्होंने कहा ठीक है, हम ओरछा चलने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी 3 शर्तें रहेंगी। 3 शर्त, पहली शर्त ये रहेगी ओरछा के राजा आपके महाराजा नहीं, हम कहलाएंगे। बोले मंजूर है। बोले दूसरी चीज़ ये रहेगी कि जहाँ हम एक बार विराजमान हो जाएंगे वहाँ से उठेंगे नहीं। बोले ये भी मंजूर है। तीसरी चीज़ ये रहेगी पुख्य नक्षत्र पड़ते हैं महीने में एक बार, तो पुख्य नक्षत्र जाएंगे। बोले ये भी मंजूर है। तीनों चीज़ें मंजूर हो गई हैं। तो रानी ने कहा कि चलिए हम आपको चलने के लिए तैयार। तो रानी वहाँ से चली है ओरछा अयोध्या से। तो उनने मेरे राजा को मैसेज दिया कि ऐसा मंदिर बनवाइए कि पूरे भारत में नहीं हो। तो सामने चतुर्भुज टेम्पल दिख रहा है, ये पूरे रामलला के लिए स्पेशल मंदिर बनवाया था। बोले एक ऐसा महल भी होना चाहिए जहाँ से सबसे पहले नैन हमारे दर्शन करे। तो रानी महल दिख रहा है, ये खिड़की दिख रही है ना, इस खिड़की से रानी को दर्शन करना था। डायरेक्ट में दर्शन होती है चतुर्भुज भगवान में। अगर इस खिड़की में जाओगे तो आपको डायरेक्ट विष्णु भगवान के मंदिर दिखेगा, और चतुर्भुज में जाओगे तो आपको ये खिड़की दिखाई देगी। इसलिए जब ओरछा रानी आ गई भगवान को लेके, तो ये मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। जब तैयार नहीं हुआ है तो रानी ने सोचा भगवान को कहाँ विराजमान करते। तो रानी का पुराना महल था पीछे राम मंदिर, जहाँ राम मंदिर अभी है। तो बोले एक काम करते, रानी को भगवान को एक रात के लिए भगवान को यहाँ विराजमान करते हैं, दूसरे दिन मंदिर तैयार हो जाएगा तो भगवान को यहाँ विराजमान करते हैं। बोले ठीक है। तो रानी ने भगवान को वहाँ विराजमान किया, और दूसरे दिन रानी ने बोला चलिए महाराज जी आपका मंदिर बन के तैयार हो गया, तो आप अपने मंदिर में। तो राम ने कहा कि नहीं, हम आप जहाँ एक बार विराजमान हो जाते हैं वहाँ से नहीं उठेंगे। हमारी जो शर्त थी आपसे वो आप हार गए। तो रानी शर्त हार गई, इसलिए भगवान रसोई घर में ही रानी के विराजमान है। शॉर्ट में समझाइए, बाकी और बड़े कायदे से इसकी कहानी है। और लाला हरदौल की भी कहानी है, जो ओरछा के राजा थे, उनके छोटे भाई थे हरदौल, उनको जहर दिया गया था, उनकी भी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। कल लाइट एंड साउंड शो में बताया था हरदौल की जहर दिया गया था। उनकी एक समाधि भी है जहाँ पे कुंजा बहन भात मांगने गई थी। उनकी बहन थी एक कुंजा, वो भात मांगने गई थी। मैं आपको अगर आपको
समय रहेगा तो मैं 1-2 घंटे बाद आपको फिर मिलूंगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा जा रहा हूँ और 1.5 घंटे बाद मैं आ जाऊँगा। Lay the foundation for a citadel in Orcha, marking out its fortification with an encircling wall. Messenger, what news do you bring from Kalinja? I hope my friend Kirit Shah is well and happy. No, my lord. Our kingdom is in great trouble. Sher Shah Suri has attacked Kalinjar with a mighty army. Madhukar Shah, my brother. Yes, Maharaj. धारिणी जानी Queen Ganesh Kumari arrives in Orcha. प्रेजेंट में छोटी सी जगह है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो है करीब 10 से 12 हज़ार, 12,000। आप कह सकते हो स्लीपी टाउन है, लेकिन अभी क्राउडी क्यों हो रहा है? फेस्टिवल के कारण, हॉलीडेज चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एक टेम्पल भी है राम जी का, आपने देखा है वो? कल शाम को आए थे, वो अंदर नहीं गए थे। अच्छा, अंदर नहीं गए अभी। तो एक्चुअली क्या है, वो ऐसा कहते हैं कि एक ही टेम्पल है पूरे भारत में जहाँ पे कि राम जी की पूजा राजा के रूप में होती है। तो एवरीडे यहाँ पे करीब 4 से 5 हज़ार पिलग्रिम्स तो मंदिर में हो जाते हैं। और एक यहाँ पे लोकल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं पुष्य नक्षत्र। आपने कल लाइट एंड साउंड शो देखा है, वो रानी वाली कहानी आपने सुनी होगी। तो जो सेकंड कंडीशन थी राम जी की, वो ये थी कि आप केवल पुष्य नक्षत्र में ही चलेंगे। तो ऐसी आस्था है यहाँ पे कि रानी जो मूर्तियाँ लाई थी अयोध्या से, वो उसी नक्षत्र के दौरान ओरछा में आई थी। तो मतलब ऑस्पिशियस डे माना जाता है यहाँ पे। तो नियर बाई प्लेस से करीब 20 से 25 हज़ार पिलग्रिम्स उस फेस्टिवल में यहाँ पे होके जाते हैं। और वो आता है वंस इन अ मंथ, क्योंकि 27 नक्षत्र है तो 27 दिन के बाद वो आता है यहाँ पे। हिंदुज़म में जो 27 नक्षत्र की कॉन्सेप्ट है उसमें से एक है पुष्य। तो 27 दिन में एक बार वो सेलिब्रेट करते हैं, तो मतलब 12 बार एक साल में वो फेस्टिवल यहाँ पे हो जाता है। तो इस कारण से आपको थोड़ा क्राउडी लगेगा ओरछा बेसिकली, लेकिन है ये स्लीपी टाउन, 12,000 पॉपुलेशन। लेकिन आज से करीब 500 साल पहले, क्योंकि आप अभी आए हैं यहाँ पे ओरछा के मोनूमेंट्स को विजिट करने के लिए, मोस्टली जो मोनूमेंट्स हैं ओरछा के वो बने हैं 16th और 17th सेंचुरी। तो आज से करीब 500 साल पहले 16th सेंचुरी में जब ओरछा बुंदेलखंड राज्य की राजधानी था, तो इसकी जो पॉपुलेशन थी वो थी करीब 40,000, 40,000। और इस जगह को घेरने के लिए जो एक परकोटा बनाया गया था, परकोटा समझते हैं आप? हाँ, वाल जो होती है डिफेंस के लिए जो सिटी वॉल बनाते थे महाराजा, वो करीब 18 किलोमीटर की बनाई गई थी ओरछा में। आप लोग आए किस साइड से? खजुराहो से आए। अच्छा, वो तो ओरछा आने के पहले 2 किलोमीटर पहले एक आपको टूटा हुआ गेट मिला होगा विदाउट रूफ। वो गेट तो सिटी में बने हैं, जिन्हें हम लोग गणेश गेट बोलते हैं। एक्चुअली वो बनाए गए थे राम जी के वेलकम के लिए 16वीं शताब्दी में, लेकिन उससे भी 1 किलोमीटर आगे जाके विदाउट रूफ है गेट। तो उस पर लिखा होगा प्रथम प्राचीन द्वार। तो दीवार जो है परकोटा, उसके रूइंस अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे बड़े बड़े ग्रेनाइट स्टोन के स्टेप्स लगाए गए थे उस दीवार को बनाने के लिए। हम शायद उधर ही से एंटर किए थे और बहुत जाम लगा था वहाँ पे। सिंगल है ना, बिल्कुल वहाँ से आने जाने का केवल एक ही जरिया है, बस केवल ओरछा में आने के लिए। तो जब ये बुंदेलाओं की राजधानी थी, इसको एक्चुअली बुंदेलखंड इसीलिए बोला गया इस पूरे प्रोविंस को पुराने समय में, क्योंकि यहाँ के जो शासक थे, रूलर्स थे, वो बुंदेला थे। जैसे राजस्थान को नाम दिया गया लैंड ऑफ राजास, राजाओं की धरती, इसलिए उसको बोला राजस्थान। ऐसे ही ओरछा की जो प्रोविंस थी उसको बोला गया था बुंदेलखंड, लैंड ऑफ बुंदेला। और जो बुंदेला थे हिंदू राजपूत थे, एक गहरवार फैमिली से थे राजस्थान से। और ये माइग्रेट हुए थे 11th सेंचुरी में। तो जो राजा माइग्रेट हुए थे वो थे महाराजा हेमकरण।
तो 11वीं सेंचुरी में जब ये माइग्रेट हुए राजस्थान से बनारस के लिए, और बनारस के पास एक जगह है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, जहाँ पर अभी भी विंध्यवासिनी माता का मंदिर है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है वो विंध्याचल है, और उन माउंटेन रेंज की गॉडेस ही माना जाता है विंध्यवासिनी को। तो हेमकरण ने विंध्यवासिनी माता के मंदिर को विजिट किया और अपनी तलवार अपने गले पे रख के अपना ब्लड डोनेट किया। इस कारण से इनको ये नाम मिला था बुंदेला। आज से 900 साल पहले 2 शब्दों से मिलके बना है बुंदेला, बूंद और ढेला। बूंद का मतलब है जो इनकी रक्त की बूंदें गिरी, और गिरने के बाद ये ढेला में कन्वर्ट हुई, पत्थर में, इसीलिए इनको ये नाम मिला था आज से 900 साल पहले बुंदेला। और 11वीं सेंचुरी से 13वीं सेंचुरी तक बुंदेलाओं ने शासन किया महोनी को। ये उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है महोनी। लेकिन बुंदेलाओं ने जो अपनी प्रथम राजधानी बनाई थी वो बनाई थी गढ़कुंडार, जो कि यहाँ से 53 किलोमीटर दूर है। आपने कल सुना होगा कि रुद्र प्रताप, जिन राजा के द्वारा ओरछा को फाउंड किया गया था, खोजा गया था, वो रुद्र प्रताप थे। तो बुंदेलाओं की जो राजधानी थी पहले 1531 से पहले वो थी गढ़कुंडार, जो कि यहाँ से 53 किलोमीटर दूर है। लेकिन जब अपनी राजधानी से रुद्र प्रताप शिकार खेलते हुए यहाँ पे पहुँचे तो उनको लगा ये बहुत ही सेफ और प्रॉस्पेरस जगह होगी उनकी राजधानी के लिए। सेफ क्यों लगी? क्योंकि यहाँ पे एक नदी है बेतवा, जो उस समय 7 चैनल्स में डिवाइड होती थी, और इस जगह को ऐसे घेरती थी जैसे एक आइलैंड। बेसिकली राजा महाराजा क्या करते थे? वॉल बनाते थे डिफेंस के लिए। यहाँ पे तो उनको नेचुरल वॉल मिल गई रिवर के रूप में, विदाउट एनी मेंटेनेंस, थ्रू आउट द ईयर पानी रहना। तो इस कारण से सोचा उन्होंने कि ये सबसे सेफ प्लेस होगी उनकी राजधानी के लिए। और प्रॉस्पेरस क्यों सोचा? अगर आप हिस्ट्री को स्टडी करें पुराने समय से, तो जैसे सबसे पुराना एग्जाम्पल आप लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और नहीं, वो पॉइंट बाय पॉइंट आपने जबकि लाइट एंड साउंड शो देख लिया है, फिर भी आपने गाइड लिया, बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप जानते हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट देखना अलग चीज़ हो, एक जगह बैठ के हिस्ट्री सुनना अलग चीज़ होती है। ये सर इसका डिस्क्रिप्शन है राजा महल का। सबसे पुराना महल यही है ओरछा का, क्योंकि जैसे ही इसको कैपिटल बनाया गया था ओरछा को, इस महल का फाउंडेशन रुद्र प्रताप के द्वारा रख दिया गया था। और ये बना है स्क्वायर प्लान में। मोस्ट ऑफ द पैलेसेस जो इंडिया के बने हैं 16th और 17th सेंचुरी में, उनको बनाने का कॉन्सेप्ट सेम होता था। उनको हमेशा 3 भागों में बांटते थे, दीवाने आम, दीवाने खास और लेडीज़ अपार्टमेंट। तो इसमें जब आप जाएंगे, दीवाने आम तो आपने देखा बाहर है, तो जब वो एंटर करेंगे तो आपके लेफ़्ट साइड पे एक पोर्शन बना होगा, वो दीवाने खास था, और अंदर वाला पोर्शन लेडीज़ अपार्टमेंट है इसमें। तो मतलब सेम कॉन्सेप्ट और प्लान होता था। यहाँ पे सर्टिफिकेट तक, लेकिन सेम ईयर में उनकी डेथ हो गई थी। आपने सुना होगा जब वो गढ़कुंडार के लिए लौट रहे थे तो उन्होंने जंगल में देखा कि एक गाय पे टाइगर ने अटैक किया था, तो उसको बचाने के चक्कर में इनकी भी डेथ हो गई थी। उन्होंने टाइगर को मारा, लेकिन टाइगर ने भी इनको घायल कर दिया था जी। तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र भारती चंद यहाँ के राजा बने थे। तो उन्होंने इसको कंटिन्यू कराया जब तक उनका शासनकाल रहा। एक्चुअली उन्होंने इसको कंटिन्यू रखा 1554 तक, लेकिन जब 1554 में उनकी डेथ हुई चाइल्डलेस, मतलब उनके कोई संतान नहीं थी, तो उनके बाद उनके भाई मधुकर शाह यहाँ के राजा बने। इन राजा का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है ओरछा में, क्योंकि इनकी ही रानी गणेश कुंवरी राम जी की मूर्तियाँ अयोध्या से ओरछा लेके आई थी। हाँ, छतरियाँ सब सारी छतरियाँ साउथ में ही हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिंदू वास्तु पुराने समय में जो शमशान बनाए जाते थे वो सिटी के साउथ में बनाए जाते थे, क्योंकि जो ये साउथ की डायरेक्शन है वो यमराज की है, द गॉड ऑफ डेथ। तो पुरानी जितनी भी सिटी आप देखने जाएंगे आपको शमशान हमेशा साउथ में ही मिलेंगे। तो वो ओरछा का साउथ है, जहाँ पे सारी 15 छतरियाँ बनाई गई हैं राजाओं की। तो मधुकर शाह जी के द्वारा ही इस महल को कंप्लीट कराया गया था 1561 में। तो इस महल को लगे थे 30 साल बनने में, लेकिन फिर बुंदेला इस महल में रहे करीब करीब 220 साल। डिफरेंट टाइम्स में 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक ओरछा में करीब 18 बुंदेला राजा हुए हैं। तो जो भी राजा बनता था उसको ये महल अलॉट होता था रहने के लिए। और ये महल बना है स्क्वायर प्लान में और डिवाइड है 3 भागों में। पहला दीवाने आम, वो हमेशा बाहर बनाया जाता था, जैसा मैंने आपको बताया था क्यों बनाया जाता था। दूसरा था इसका दीवाने खास, ये देखिए आप पेंटेड पोर्शन जो आप फर्स्ट फ्लोर पे देख रहे हैं ऊपर थ्रू द आर्चेस, ये दीवाने खास था, जहाँ पे राजा उनके मंत्रियों की कैबिनेट की मीटिंग होती थी। और अंदर वाला जो कोर्टयार्ड आप देखिए थ्रू द आर्चेस, वो लेडीज़ अपार्टमेंट था। ये हिंदू राजा का महल है, इसलिए उस अपार्टमेंट को बोला जाता था रनिवास या अंतापुर। और यही किसी आप मुस्लिम बादशाह के महल में जाएंगे तो उस अपार्टमेंट को बोला जाता था हरम। कॉन्सेप्ट सेम था, लेकिन शब्द थोड़े अलग थे।
कॉन्सेप्ट का मतलब कि रॉयल लेडीज़ जो होती थी वो उसी अपार्टमेंट में रहती थी, और उस समय तक पर्दा सिस्टम आ चुका था भारत में। मुगल्स या मुस्लिम्स के अराइवल के पहले इंडिया में कोई पर्दा सिस्टम नहीं था, लेकिन उनके आने के बाद, और ये महल आप देख रहे हैं 16वीं शताब्दी का, मतलब कि ग्रेट इन्फ्लुएंस था उस समय इस्लामिक कल्चर का। तो इसमें भी देखिए आप इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये जो विंडोज़ आप देख रहे हैं ऊपर, ये सभी पर्दा सिस्टम के लिए थी। लेडीज़ उन विंडोज़ के पीछे से बैठ के इस अपार्टमेंट में क्या हो रहा है, डेली डे प्रोसीडिंग क्या हो रही है, उसको देखा करती थी। क्यों है, और ग्रेनाइट पत्थर के ऊपर 3 डिफरेंट लेयर्स, अलग अलग प्लास्टर्स की यूज़ हुई हैं। तो पहली लेयर जो प्लास्टर की इसमें यूज़ हुई है वो है मड प्लास्टर, जो लाल मिट्टी का बनता था। दूसरी लेयर थी लाइम मोर्टार की। लाइम मोर्टार समझते हैं आप? हाँ जी, जो 5 चीज़ों को मिला के बनाते थे, तो वो 5 चीज़ें होती थी। देखिए आप यहाँ पे, ये है वो सर, ये है वो लाइम मोर्टार की लेयर, मतलब पास से आप देखेंगे तो पत्थर जैसा लगेगा आपको। और ये बनाते थे 5 चीज़ों को मिला के। वो 5 चीज़ें थी स्वीट लाइमस्टोन, पल्वेराइज्ड ब्रिक्स डालते थे पीस के। तीसरा था जैगरी, गुड़। 5वीं चीज़ थी चौथी चीज़ थी हेम्प। एक प्लांट होता है ना जिसके फाइबर्स यूज़ होते हैं रस्सी बनाने में, वो फाइबर्स इसलिए डालते थे कि वो प्रिवेंट करें क्रैक्स को, पकड़े रहेंगे वो। हाँ जी। और 5वीं चीज़ थी उड़द दाल, ब्लैक लेंटिल। तो इन 5 चीज़ों को एक निश्चित रेशो में मिला के, ऐसा नहीं था कि मिलाया और लगा दिया, नहीं, मिलाया और टैंक्स में रख देते थे 21 दिन के लिए कि अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाए, और फिर 21 दिन के बाद उसको लाइम मोर्टार के प्लास्टर के रूप में यूज करते थे। और इसको डबल टाइम देते थे सूखने के लिए, मींस 21 दिन के लिए टैंक में रखा तो इसको लगेंगे 40 दिन सूखने में। लेकिन यही कारण है, जब ये सूख गया तो ये पत्थर से भी ज़्यादा हार्ड हो गया। तो यही कारण है कि मोनूमेंट अभी भी खड़े हुए हैं, क्योंकि क्वालिटी जो यूज़ हुई है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी यूज़ हुई है। और ये जो तीसरी लेयर आप देख रहे हैं 2 से 4 मिलीमीटर की, ये है लाइम, चूने की, और चूने के साथ मिक्स किया गया है सीशल पाउडर को, शंख या काउरीज, उनको पीस के इस लेयर को किया गया है। जैसे इटालियन फ्रेस्कोस में इस लेयर को बोलते थे स्टुको, लेकिन यहाँ पे सरफेस बनाई गई है लाइम और सीशल पाउडर से। तो इसी लेयर पे ये पेंटिंग की गई है। अब मैंने आपको बोला फ्रेस्को, तो फ्रेस्को भी उस समय 2 प्रकार से की जाती थी मैम। एक होती थी ब्यूनो फ्रेस्को, एक होती थी सेक्को फ्रेस्को। तो ब्यूनो फ्रेस्को में वो हमेशा फ्रेश प्लास्टर यूज करते थे, गीला प्लास्टर, और सेक्को में वो यूज करते थे ड्राई प्लास्टर। तो ये जितनी भी आप पेंटिंग देखेंगी राजा महल की, सब ब्यूनो फ्रेस्को मीन्स के गीले प्लास्टर पे की गई हैं, और सेक्शन वाइज सेक्शन की गई हैं। क्योंकि गीले प्लास्टर पर करना मतलब ऐसा नहीं था कि पूरा सीलिंग प्लास्टर किया और फिर पेंट करने लगे, सेक्शन वाइज सेक्शन किया। तो इसको करते कैसे थे, 1 बाई 1 का एवरीडे सेक्शन लेते थे, उसमें तीसरी लेयर करते थे प्लास्टर की, और हाल के हाल उस पर पेंटिंग करना शुरू कर देते थे नेचुरल कलर्स से। तो कभी कभी तो वो सेक्शन हो जाता था, लेकिन कभी कभी किसी कारण से अगर वो सेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता था तो नेक्स्ट डे उसको पूरा हटाते थे और नए सिरे से करते थे। लेकिन एडवांटेज क्या हुआ, जब गीले प्लास्टर पे नेचुरल कलर्स अप्लाई किए गए तो प्लास्टर ने कलर्स को अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये जो कलर्स आप देख रहे हैं सभी प्लास्टर का पार्ट हो चुके हैं। तो जब ये ऊपरी लेयर है 2 से 4 मिलीमीटर की लेयर गिरेगी तभी जाके ख़राब होगी पेंटिंग। इसमें भी सेम पेंटिंग बनी हुई है जो आपने उसमें देखी है अवतारों की पेंटिंग, इसमें भी सेम पेंटिंग है। देखिए आप यहाँ से मत्स्य अवतार है, फिर कुर्मा है, ऐसे रो में जाएंगे सभी। लेकिन यहाँ पे आपको विष्णु भगवान के रूप में बैठे हुए बुद्ध भगवान दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे बैठे हुए ना सिंहासन पे, इनके आप 2 हाथ देखिए ऊपर वाले, ये विष्णु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक में उनके डिस्कस है और दूसरे में शंख है, लेकिन उनके नीचे वाले हाथ देखिए आप, वो मेडिटेशन के पोज में है, मतलब बुद्धा है ये। क्योंकि विष्णु की ऐसी फॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगी कि मेडिटेशन भी करना है और चक्र भी हाथ में है। उनके 2 जो नीचे के हाथ हैं उनमें एक में गदा है, एक में लोटस है, लेकिन यहाँ पे मेडिटेशन की मुद्रा में, तो ये बुद्ध को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। कुछ इस तरीके की डिफरेंट पेंटिंग्स हैं, दीज आर जस्ट हेल्पफुल फॉर द इमेजिनेशन। ये देखिए आप, ये जस्ट मार्केट सीन दिखा रहा है। इनको देख के ही आदमी इमेजिन कर सकता है कि क्या लाइफ रही होगी, क्या कल्चर रहा होगा, क्या ड्रेस कोड रहे होंगे उनके। ये सर जो कल आपने कहानी सुनी है ना राम राजा मंदिर की, कि राजा वो मंदिर बना रहे थे स्पेशली राम जी के लिए, तो ये चतुर्भुज मंदिर ही बनाए। आप आइए प्लीज़। ये चतुर्भुज मंदिर ही बना रहे थे वो राम जी के लिए। तो ऐसा बना रहे थे, देखिए यहाँ से सीधा गर्भगृह दिख रहा है आपको अंदर ऑरेंज कलर का, लास्ट में देखिए, बिल्कुल लास्ट में एक ऑरेंज कलर का गर्भगृह है। मतलब सोच उनकी ये थी कि जब अगर राम जी इसमें बैठ जाएंगे
तो यहाँ से बैठे बैठे दर्शन होंगे। लेकिन इसमें भी उनका एरोगेंस था। इससे ऊपर के फ्लोर का क्या उन्होंने बंद कर दिया सभी दरवाजे, पुरानी बिल्डिंग है क्योंकि, इसलिए। हाँ जी। वो अभी अलग बना हुआ है। हाँ जी, वो जहांगीर महल है, उसके लेफ्ट में बना हुआ है एमपीटी का होटल शीश महल। आइए। ये इस तरफ का साइड व्यू आएगा आपका पूरा। ये वो शीश महल होटल है जो आप पूछ रहे थे ना, ये जो लापिस और टर्कवाइज लगा हुआ है इसमें, ये शीश महल होटल का पार्ट है सर। ये देखिए उसी समय के टॉयलेट बने हुए हैं, कदमचा टॉयलेट है। नीचे टैंक्स होते थे जो एवरीडे क्लीन किए जाते थे, तो इसमें कर्टन्स डलते थे, पर्दे जी। ये उनका लॉन्ड्री एरिया था जहाँ पे उनके कपड़े वगैरह धोए जाते थे। स्लोप में ही बना हुआ है, देखिए अगर इसको टैंक्स को साफ़ करना होता था तो एक तरफ से अगर पानी डालेंगे तो सीधा बाहर निकल जाएगा। तो उनका लॉन्ड्री एरिया था, कपड़े धोने वाला। ये भी पूरा ड्रेनेज ही है उनका। ये बाद में बनाया गया है यहाँ पे। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे 1972 में यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता था, तो उन लोगों ने बना लिया था बाद में कपड़े वगैरह धोने के लिए, बर्तन वगैरह के लिए। जो मेन एंट्रेंस होता था वो सेंटर से देते थे बॉल के, इसमें उन्होंने क्या किया, कॉर्नर पे रख दिया यहाँ पे। तो जब आप बाहर से इसको देखेंगे तो ये ट्रायंगुलर लगेगा, लेकिन अंदर जाके स्क्वायर में होगा। उसको एज अ चेक पोस्ट भी यूज़ किया गया। ये मैम सेकंड पैलेस है ओरछा के फोर्ट कैंपस का, और इसका नाम है जहांगीर महल। एक्चुअली जब ये महल बीर सिंह बुंदेला, जो कि उस समय यहाँ के राजा थे, और उनके बारे में लिखा है हिस्टोरियंस ने कि ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुंदेला रूलर्स हु गेव द गोल्डन पीरियड टू दिस रीजन, मतलब उन्होंने सुनहरा अध्याय लिखा था इस रीजन के लिए। तो उनके द्वारा ये महल बनाना शुरू किया गया था 17वीं शताब्दी में, इस सोच के साथ कि जो भी उनके रॉयल गेस्ट आएंगे उनको इसमें स्टे कराया जाएगा, मीन्स कि गेस्ट हाउस के रूप में। और इस महल को लगे थे 22 साल बनने में। 1605 से 1627 के बीच में ये महल बना है। वो 30 साल में बना, इसको 22 साल लगे। और ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 3 ऊपर 2 नीचे बेसमेंट में। और इसमें 236 कमरे बनाए गए थे, 136 कमरे ऊपर और 100 कमरे नीचे बेसमेंट में दिए गए थे, इस सोच के साथ कि जो भी राजा यहाँ पे गेस्ट के रूप में आएंगे, और राजा हैं तो फिर उनके साथ आर्मी तो होनी है, तो 100 रूम्स सोल्जर्स के लिए नीचे दिए गए थे बेसमेंट में। और ऐसा कहते हैं कि 1627 में जब ये महल कंप्लीट हुआ और उसी समय जहांगीर डेक्कन से लौट रहा था आगरा के लिए, तो रास्ते में यहाँ के राजा ने उसको इनवाइट कर लिया था। तो यहाँ के राजा के इनविटेशन पे जहांगीर जब यहाँ पे आया, एंड ही वाज द वेरी फर्स्ट गेस्ट ऑफ दिस पैलेस, तो यहाँ के राजा ने महल ही उसको गिफ्ट कर दिया था, ये कह के कि आज से जहांगीर के नाम से जाना जाएगा। तब जाके इस महल को ये नाम मिला था जहांगीर महल। जहांगीर यहाँ पे आया, उसके साथ शाही सेना थी, तो इसको कन्वर्ट किया गया था फिर ऊँट घर में। तो फिर इसमें ऊँटों को रखने लगे थे वो लोग। वही लेफ्ट में पानी का टैंक है, ये बजू के लिए था। जो आपने अंदर देखा ना, बजू के लिए ही पानी यहाँ से सप्लाई किया जाता था इस टैंक से। ये केवल उसी के लिए बनाया गया। उस सभी मंदिर हैं सर, वो आप जा सकते हैं वहाँ तक भी आराम से। वॉकिंग एरिया बना हुआ है डिस्टेंस। अगर साइकिल भी चाहें तो साइकिल भी मिल जाती है रेंट पे, तो वो भी लेके आप जा सकते हैं साइकिलिंग करते हुए। और नीचे एक और बिल्डिंग है, ये राय परवीन का महल है। कहानी सुनी होगी आपने, अकबर के कोर्ट में गई थी जब, तो उसके लिए राजा ने बनाया था, क्योंकि ब्रेवेस्ट लेडी थी, उसने डायरेक्ट अकबर से पूछ लिया था आर यू डॉग। तो मतलब हंसी खेल तो है नहीं, उसने अपना डेवोशन दिखाया, अपना
कितनी ब्रेव थी, तो उस कारण से उसको ये महल बना के यहाँ के राजा ने गिफ्ट किया था। यहाँ से सीधे तो अभी हम लोग यहाँ पे चतुर्भुज टेम्पल में हैं और ये उस है जहाँ से सामने जो फोर्ट प्लस पैलेस है वहाँ से डायरेक्ट दिखता है। तो ये हमने वहाँ से देखा था, तो ये गर्भगृह है जो सीधे दिखता है वहाँ से। तो मंदिर का कॉन्सेप्ट यूँ था कि सामने से जो बुंदेला क्वीन थी तो वहाँ से निकल के और भगवान के दर्शन कर सकें। तो ये सामने फोर्ट, अच्छा वल्चर भी जा रहा है ऊपर एक, यहाँ पे थोड़े बहुत वल्चर हैं। वो पीछे जो सेनोटॉप्स हैं, नक्षत्रियाँ, वहाँ पे काफ़ी सारे दिख रहे हैं। तो एक ऊपर जा रहा है वल्चर। यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बट कुछ है नहीं वहाँ पे। तो ये है चतुर्भुज मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। मंदिर से थोड़ा सा आगे आके एक बहुत ही छोटा सा डोर है और स्टेयर्स बड़े खतरनाक है यहाँ पे। और यूजुअल माइंड योर हेड वाला तो नोटिस यहाँ पर हर जगह होना चाहिए। आओ पहले इधर चलते हैं। इधर तो भगवान का वो है, उधर जाएंगे तो भगवान के सर पे चले जाएंगे और इधर मोस्ट लाइकली ख़त्म हो गया होगा। इधर आओ, इधर। तो भाई इसके ऊपर भी है और यहाँ से बाहर का सीन एक तो सारे वॉल्स पे लोगों को अपने नाम कुरेदने की बहुत बड़ी गंदी बीमारी है। वो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है और कंटेजियस है। हर जगह देखो यार, अपने नाम सब रेदर देन प्रिजर्विंग सारी के सारी जगहों पे नाम कुरेद के पूरा बर्बाद कर दिया है। और ये ठीक सामने राम राजा मंदिर। ऊपर कुछ है नहीं खास, उसमें सबसे बढ़िया तो घूम के वो जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर आता है। आप जूते पहन के जा रहे हो तो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। इसकी मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी टेम्पल की, जो अभी जो नॉर्मल स्टोरी है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। मे बी समटाइम्स आई विल शेयर। वो ज़्यादा रिलायबल और लॉजिकल लग रही है रेदर देन जो स्टोरी अभी जो चलती है कि राम राजा मंदिर कैसे बना। तो ये रॉयल सेनोटॉप्स छतरियाँ हैं और यहाँ पर आ गए और यहाँ पे मधुकर साहब, मतलब जितने भी राजा थे उनके जो ये उनका क्रेमेटोरियम ग्राउंड है। अब इन सारी छतरियों में मधुकर शाह जी की छतरी कौन सी है पता नहीं। वो वाली जो सामने है वो तो बंद पड़ी है, उधर जाने नहीं दे रहा है। वाह, वल्चर एक आ रहा है, आ नहीं जा रहा है। अच्छा बनाया है। यहाँ पे एक इंडियन रोलर भी है। आया आया आ गया इंडियन रोलर। अभी छतरियों के जस्ट बाहर ही बेतवा रिवर जा रही है। अंदर देख रहे हो आपको, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, वाइट वाटर राफ्टिंग यही है।
ऐसे कि मोटर बोट में बैठो और रिवर में उड़ते हुए जाओ, बस यहाँ पे यही है। थोड़ा बहुत पानी ऊपर आएंगे, देख रहे हो बस। तो डेट्स ऑल। वो ऋषिकेश या मतलब जो माउंटेन रिवर्स होती हैं जिनमें रैपिड्स बहुत तेज़ होते हैं, वैसे नहीं है ये। यहाँ पे आपको रैपिड्स बोट में लगे हुए इंजन क्रिएट करती है। पीछे दिख रहा है ना, हाँ, यू कैन इमेजिन दैट्स रैपिड। एनीवे, तो यहाँ पे ये छतरियों के छतरियाँ हैं। मैं छतरियों से बाहर आ गया हूँ, तो बाहर से व्यू देखते हैं। ये देखो, अच्छा बना रखा है। और सामने एक प्लेक भी रखा है जिसपे हिस्ट्री लिखी हुई है कि कौन सी किसकी छतरी है, कब मरे, कैसे मरे, किसने बनवाया, ये सारी हिस्ट्री। तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं छोटी छोटी। तो एक पॉइंट तो ऑलमोस्ट डन। अब चलते हैं, हमारा एक पॉइंट बचा है और लक्ष्मी मंदिर, वहाँ पे चलते हैं। तो ये लक्ष्मी मंदिर है यहाँ पे ओरछा का, काफ़ी अच्छा बना है। ये देखो, ऊपर देख के तो लग ही रहा होगा। ऊपर काफ़ी फ्रेस्कोज हैं, वॉल पेंटिंग्स। तो सुबह गाइड ने बताया था कि, और ये रेड ऑक्साइड से बनी हुई पेंटिंग्स हैं। तो इसमें पहले जो बेस है उसको रेड ऑक्साइड जो पेंट होता है, जो कौन सा कलर है, चॉकलेट कलर या जो भी जो रस्ट कलर है, उससे पूरा वॉल पे पेंट करते हैं और फिर धीरे धीरे खुरच के निकालते हैं। तो जो ये नीचे का कलर आ जाता है वाइट कलर का, तो बैकग्राउंड वाइट है, उसके ऊपर पेंट करते हैं, फिर धीरे धीरे खुरच के इसको बैकग्राउंड को क्लियर करते हैं, तो पीछे से वाइट कलर आ जाता है। और ये इसकी पेंटिंग स्टाइल है, सोचो कितना डिफ़िकल्ट है ये, अल्टीमेट। तो मैं बोल रहा था, यहाँ पे जो टेम्पल है ना, इसकी जो मेन स्टैचू है, मेन मूर्ति, वो 20-25 साल पहले लोगों ने चुरा लिया। तो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे तो कुछ बना नहीं है, तो जैसे ये है ना ऐसे ही पूरा पेंट करते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे खुरच के, देखो कितना इंट्रिकेट और डिफ़िकल्ट पैटर्न बना रखा है इस पर। कितना मुश्किल होगा, कितना टाइम लगा होगा, कितना प्रिसीजन का काम है ये। और ये अंग्रेज़ों के टाइम के अपने गोरे साहब लोग बैठे हुए दारू पी रहे हैं, और एक ने क्या गन भी ले रखी है, साथ में एक टाइगर है। लवली। यहाँ पे ओरछा में जो बिल्डिंग्स हैं ओल्ड, मतलब बुंदेल टाइम की, वो काफ़ी ग्रैंड बनी है। बट अभी क्या है, मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो सारी अब टाइम के साथ धीरे धीरे ख़राब हो रही हैं। अरे यार, ये क्या कर रखा है यार। मैं पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते क्यों नहीं यार। तो लक्ष्मण टेम्पल के बाहर से थोड़ा सा एक चक्कर लगाते हैं। बाहर तो कोई मंदिर कम और फोर्ट ज़्यादा लग रहा है, फोर्ट या पैलेस जो भी आप बोलो, वैसे ज़्यादा लग रहा है। और जैसे टिपिकल मंदिर होते हैं ना, वो देखो वहाँ पे पीछे बीच में एक मंदिर का वो जो कोनिकल शेप में निकलता है, यहाँ पे कुछ नहीं बना है। वैसे एक बीच में सिलेंड्रिकल बना है, बट ठीक उसके नीचे गर्भगृह है। अब मूर्ति तो है नहीं, मूर्ति तो चोरी हो गई। और यहाँ से ओरछा जो टाउन सिटी जो भी हो, उसके बाहर का एरिया स्टार्ट हो गया है। तो इधर तो ओरछा दिख रहा होगा, और यहाँ पे लोगों के खेत अब दिखना शुरू हो जाएंगे बाहर की ओर। और यहाँ से चतुर्भुज टेम्पल, उसके पीछे फोर्ट, और उसके पीछे जहांगीर महल, तीनों का व्यू दिख रहा होगा। अब इसमें तो इतना छोटा होगा, बट आइस से तो काफ़ी सही दिख रहे हैं। तो मेरे पीछे देखो कल्प वृक्ष, बाओबाओ ट्री है एक्चुअली में, बट अपने यहाँ इंडिया में होता नहीं है। अफ्रीका में बहुत ही कॉमन ट्री है, तो वहाँ पे बाओबाओ ट्री है ये। तो इसको कल्प वृक्ष लोग बोलते हैं, तो क्योंकि कॉमन नहीं है। तो इसकी स्टोरी है कि कृष्ण जी ने ला के प्लांट किया था, और ऐसे बहुत सारी जगहों पे बाओबाओ का ट्री इंडिया में मिलता है, और हर जगह कल्प वृक्ष ही बोलते हैं इसको।
इसके लुक बड़ी अजीब सी होती है देख के। तो एक्चुअली ये ड्राई एरिया का ट्री है, तो ट्रंक में जब बारिश होती है तो ये वाटर स्टोर कर लेता है। बट अपने यहाँ तो पूरे साल भर मतलब बारिश ज़्यादा ही होती है। और वो सामने लक्ष्मी मंदिर, तो हम लोग वहीं तक आए थे बट तो हमें आइडिया नहीं था। फिर हम वापस चले गए और फिर एक दूसरा ई व्हीकल हायर करके फिर यहीं पे आए हैं। तो सामने ही है, वहाँ से यहाँ तक तो वॉक करके भी आ सकते थे। उसके आगे कहीं कोई हनुमान जी का भी मंदिर है, तो देखते हैं वो भी कर लेते हैं। तो अब मोरलेस ओरछा हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ शायद ही कोई छोटे मोटे पॉइंट्स बचे होंगे तो होंगे, नहीं तो ये कल्प वृक्ष से थोड़ा सा और आगे कोई बहुत ही ओल्ड प्राचीन हनुमान जी का टेम्पल है। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने दर्शन किया हनुमान जी के, और इसके पीछे एक बावड़ी है। चलते हैं बावड़ी में देखते हैं। और सामने ये बावली है, तो चलते हैं बावली देखते हैं। चार द्वारी प्राचीन बावड़ी, और हनुमान जी भी इसी से नाम से फेमस है, चार द्वारी वाले हनुमान जी। तो यार देखो ये बावड़ी, कृपया बावड़ी के जल को दूषित न करें। तो ये है बावड़ी। ओल्ड पुराने ज़माने में वाटर स्टोरेज के लिए ऐसे टैंक बनाते थे, और ये स्टेप्स बनाते थे ताकि आप पानी निकाल सको। तो देख के आते हैं, पहले ऊपर चलते हैं इस साइड से। ओल्ड ज़माने में क्या गजब का स्ट्रक्चर बनाते थे, सारी चीज़ें बिल्कुल ग्रैंड होती थी। पता नहीं दिख नहीं रहा है कि कितना गहरा है ये। और यहाँ भी पीछे भी एक मंदिर है, और यहाँ भी लोगों ने अपनी कलाकारी दिखा रखी है। देखो सारे दीवार पे यार, ये इतना ऑब्सेशन क्या है? ऑब्सेशन है या बीमारी है ये लोगों की? नीचे आप जा सकते हो, थोड़े से दूर चलते हैं, देख के आते हैं। ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे भाई, बहुत ही गहरा दिख रहा है ये। फिसल के गए तो तैरना भी नहीं आता मुझे कि मैं कुछ कर सकूं। बस यहीं तक जाऊंगा, आगे 2-4 स्टेप्स और हैं लेकिन। तो ये रही प्राचीन चार द्वारी वाली बावड़ी ओरछा में। देखने लायक है ये, ऐसी चीज़ें कम ही देखने को मिलती हैं आजकल, तो होती नहीं है। बट तो यहाँ से चलेंगे लाला हरदौल की समाधि पे, और वहाँ से फिर वापस चलेंगे अपने स्टे ऑप्शन से MPT बेतवा पे। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं लाला हरदौल की समाधि पर। लाला हरदौल की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये जुझार सिंह के भाई थे, और इनको जहर दे के मारा गया था। जुझार सिंह ने दिलवाया था कि ताकि ये जुझार सिंह को लगा कि लाला हरदौल बहुत ही पॉपुलर थे, तो कहीं जुझार सिंह को हटा के खुद राजा न बन जाए, इसलिए मारा था। और यहाँ पे उनकी समाधि है। ये बुंदेलखंड में काफ़ी फेमस हीरो हैं। तो यहाँ पे राम राजा और हरदौल सिंह, दो लोग काफ़ी फेमस हैं। और इस मंदिर में महिलाओं को आना मना है, महिलाओं का आना मना है। अब जो भी हो रीजन, अंदर तक आ सकती हैं, बट मतलब ये जो कंपाउंड है वहाँ तक आ सकती हैं, बट इस समाधि के पास नहीं आना होता है। अभी ये पीछे इन्होंने बताया। तो ये है लाला हरदौल की स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये चीज़ें तो पहले होती रहती थी। अंग्रेजी में कहावत भी है, किंगशिप नोज नो किंगशिप। यहाँ पे लिखा है, महिलाएं चबूतरे पर न चढ़ें। नारियल फोड़ा जाता है, ये है। नारियल फोड़ने का मतलब ये है कि किसी जानवर की बलि देना। तो पहले जानवरों की बलि देते थे, बाद में हिंदुइज्म में जैसे जैसे सुधार हुए बुद्धिज़्म के चलते,
तो उसको हटा के नारियल का जो प्रतीकात्मक ले लिया गया कि जैसे नारियल भी तोड़ते हैं ना तो अंदर से पानी निकलता है, और अब जानवर को काटो तो अंदर से खून निकलता है, तो मोर और लेस सिमिलर वो जो फील आती है। तो फाइनली हम लोग ओरछा कंप्लीट मतलब जितना पॉसिबल था उतना एक्सप्लोर कर लिया, जितनी भी जगहें दिखी हमें पता चली वो सारी चीज़ें जा के हमने देख लिया। अभी राम राजा जो मेन अट्रैक्शन है वो बचा हुआ है, बट अंदर काफ़ी भीड़ होती है और कैमरे मतलब अलाउड नहीं होते, तो इसलिए हम वापस आए हैं यहाँ पे अपने होटल, और यहाँ पे कैमरे और उसके कैमरे वैमरे रख के जाएंगे वापस, केवल फ़ोन लेके जाएंगे और दर्शन करके फिर आते हैं। बट अंदर तो कैमरे अलाउड नहीं है, तो अंदर कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसी के साथ ओरछा ट्रिप ख़त्म होती है, और अब मिलते हैं कल। डे 5 होगा शायद हमारा, डे 5 होगा, तो कल हम यहाँ ओरछा से सांची तक की जर्नी करेंगे। सबसे रीसेंट आप उदाहरण लीजिए मोनूमेंट वाइज फतेहपुर सीकरी का। अकबर ने पूरा सिटी बसाया, लेकिन वापस उसको आगरा ही आना पड़ा क्योंकि वहाँ पे फ्रेश पानी की कमी हो गई। और सबसे ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ इंडिया वाराणसी, जो अभी भी लिविंग क्यों है, क्योंकि गंगा अभी भी कंटिन्यू है। तो इस कारण से उन्होंने सोचा कि प्रॉस्पेरस भी होगी नदी के कारण। तब जाके उन्होंने अपनी राजधानी कुड़ार से यहाँ पे शिफ्ट की, और इसका नाम रखा था ओरछा। ओरछा का मतलब होता है हिडन प्लेस, और लाइक एन आइलैंड, छिपा हुआ स्थान। आइलैंड नदी का मैंने आपको बताया, इसलिए वो आइलैंड है। छिपा हुआ इसलिए ये जो बाउल होता है कटोरी, उस हिसाब से बसा हुआ है उसके बेस में। इसके चारों ओर विंध्याचल रेंज लगी है। उस समय करीब 40 से 50 किलोमीटर का जंगल था जो ओरछा को सराउंड करता था, और नदी इसको चारों तरफ से घेर रही थी। तो इसको बोला गया फिर हिडन प्लेस, छिपा हुआ स्थान, और अभी भी ये छिपा ही है। ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं ओरछा के बारे में, क्योंकि आप जिन मोनूमेंट्स को विजिट करेंगे ये स्टेट आर्कोलॉजी के मोनूमेंट है। जैसे आप खजुराहो होके आए, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ASI की भी साइट है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी साइट है, लेकिन ये अभी स्टेट के मोनूमेंट है। तो जैसे टूरिस्ट जब भी किसी जगह को विजिट करने की सोचता है, किसी कंट्री को या किसी स्टेट को, तो सबसे पहले देखता है सबसे बेस्ट साइट कौन सी है। बेस्ट साइट मीन्स यूनेस्को साइट्स कौन सी हैं, उसके बाद फिर आएगा वो ASI पे, और लास्ट में आएगा वो स्टेट पे। तो ये अभी भी छुपी हुई जगह है, मोस्टली टूरिस्ट के बारे में भी जानता नहीं है। हाँ, जो अवेयर होते हैं टूरिज़्म के बारे में वो ज़रूर यहाँ पे आते हैं विजिट करने के लिए, लेकिन जो नया है टूरिस्ट उसको इसकी जानकारी नहीं होती। मोस्ट